इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। कल सुबह कोई उठा और खिड़की से बाहर देखा, सूरज चमक रहा था, लेकिन जमीन बहुत गीली थी। अब अगर ये किसी कहानी का पहला सीन हो तो हमारे दिमाग में तुरंत एक सवाल आता है ना, कि जमीन गीली क्यों थी? और यहीं से कहानी मजेदार होनी शुरू होती है, क्योंकि जवाब उस सीन में नहीं बल्कि उस सीन से ठीक पहले जो हुआ उसमें छिपा है। बिल्कुल, हर कहानी में एक वो हिस्सा होता है जो हमें दिखता है और एक वो जो उससे ठीक पहले घट चुका होता है। और अंग्रेजी ग्रामर में एक ऐसा कमाल का टूल है, एक ऐसा टेंस जो हमें उस छिपी हुई कहानी को बताने में मदद करता है। हाँ, एक जासूस के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा। सही। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम सबने स्कूल में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा है, वो हैड बीन डूइंग वाला फॉर्मूला। पर आज हम सिर्फ फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इसके पीछे के जादू की। यानी हम ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि कहानी कहने का एक अंदाज है, एक तरीका जिससे हम अतीत के दो पलों को जोड़ते हैं। तो चलिए उस गीली जमीन वाली पहेली पर वापस आते हैं। सूरज चमक रहा है, मतलब बारिश अभी तो नहीं हो रही, लेकिन जमीन गीली है, तो क्या पता चलता है? पता चलता है इट हैड बीन रेनिंग, यानी बारिश हो रही थी। ये छोटा सा वाक्य हमें टाइम में थोड़ा पीछे ले जाता है। ये बताता है कि जब हमारे किरदार ने खिड़की से बाहर देखा, वो पल एक नतीजा था। किस चीज का नतीजा? उस बारिश का जो कुछ देर पहले तक हो रही थी। बारिश रुक चुकी है, लेकिन अपना असर गीली जमीन पीछे छोड़ गई है। ये तो कमाल है। मतलब ये टेंस हमें सीधे सीधे कारण और प्रभाव का रिश्ता दिखाता है। अच्छा, इसकी बनावट तो हम जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पर इसका इस्तेमाल कहानी में गहराई लाने के लिए कैसे किया जाए? हाँ, यहीं पर असली बात है। स्रोत में एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है, वो लड़कों वाला। हाँ बिल्कुल। सोचिए, कुछ लड़के भाटकेरे घर में घुसते हैं, कपड़े मिट्टी में सने हैं, बाल बिखरे हुए हैं और एक की आंख के पास हल्का सा नीला निशान है। हाँ, अगर हम सिर्फ इतना कहें द बॉयज केम होम, तो ये तो बस एक जानकारी हुई। हाँ, एक फ्लैट इन्फॉर्मेशन। पर अगर हमें ये बताना हो कि वो इस हालत में क्यों थे, तब हम इस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। दे हैड बिन फाइटिंग, वे लड़ रहे थे। ये सुनते ही हमारे दिमाग में पूरी फिल्म चल जाती है। हाँ, घर आने का सीन तो बस क्लाइमैक्स है, असली एक्शन तो उससे पहले ही हो चुका है। उनका लड़ना बंद हो चुका है, लेकिन लड़ाई के सबूत, गंदे कपड़े, चोट, हाँ, वो सब सामने है। ये टेंस उस लड़ाई वाली बैक स्टोरी को एक झटके में सामने ले आता है। तो ये एक तरह का नैरेटिव शॉर्टकट है। आपको लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं कि पहले वो लड़ रहे थे, फिर बस कह दो they'd been fighting, और सुनने वाला खुद कहानी पूरी कर लेगा। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऐसे एक्शन वाले पलों के लिए नहीं है, ये किसी स्थिति की ड्यूरेशन को भी बहुत खूबसूरती से बताता है। जैसे वो मैड्रिड वाला उदाहरण। हाँ, कोई बता रहा है कि वो कुछ साल पहले मैड्रिड गया था, उसकी दोस्त वहां कुछ ही समय से रह रही थी। she'd been living there only a short time, लेकिन उसे शहर की कमाल की जानकारी थी। यहाँ पर एक सवाल है, हम she was living there भी तो कह सकते थे, had been living क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर हम कहते she was living there, तो ये बस एक तथ्य है कि उस समय वो वहां रह रही थी। लेकिन जब हम कहते हैं she'd been living there, तो हम उस रहने के समय को उसके शहर जानने की वजह से जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये उस अवधि पर जोर देता है। मतलब भले ही उसे रहते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, पर उस थोड़े समय के रहने के दौरान ही उसने शहर को अच्छी तरह जान लिया था। समझ गए आप। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि वो रह रही थी, बल्कि ये भी इशारा कर रहा है कि उस रहने की प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि वो शहर को जानने लगी। वाह। चलिए अब इसके एक और पहलू पर आते हैं जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब कोई काम चल रहा था और तभी कुछ और हो गया। हाँ बिल्कुल। स्रोत में टेनिस का एक बेहतरीन उदाहरण है। We'd been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily. इस वाक्य की टाइमलाइन को महसूस कीजिए। एक सीन चल रहा है शांति से, टेनिस खेला जा रहा है आधे घंटे से। ये है हमारी बैकग्राउंड स्टोरी, We'd been playing tennis। फिर अचानक कहानी में एक मोड़ आता है, It started to rain। बारिश ने आकर उस चल रहे खेल को रोक दिया। तो ये एक तरह से फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करने जैसा है। एक धुन चल रही है और फिर अचानक विलन की एंट्री पर म्यूजिक बदल जाता है। क्या बात है, एकदम सटीक एनालॉजी है। वो जो पहले वाली धुन थी वो है हैड बीन आईएनजी। बिल्कुल। और ये धुन सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव भी हो सकती है। जॉर्ज वाले उदाहरण को देखिए। जॉर्ज वेंट टू द डॉक्टर लास्ट फ्राइडे, ही हैडंट बीन फीलिंग वेल फॉर सम टाइम। मतलब जॉर्ज पिछले शुक्रवार डॉक्टर के पास गया,
वो कुछ समय से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हाँ, यहाँ hadn't been feeling well हमें उस बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में बता रहा है जिसकी वजह से जॉर्ज को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर के पास जाना एक सिंगल एक्शन है। बिल्कुल, जो शुक्रवार को हुआ। लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि उससे पहले एक लंबे समय से अच्छा महसूस न करने की स्थिति चल रही थी। ये उसके एक्शन को एक वजह देता है, एक कॉन्टेक्स्ट देता है। ओके, अब यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प होती हैं, क्योंकि ये टेंस अकेला नहीं है, इसके कुछ भाई बंधु भी हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच। हाँ, ये एक बहुत ही आम उलझन है, लेकिन इसका फर्क सिर्फ एक शब्द में है, अब और तब। स्रोत में बस स्टॉप का जो उदाहरण है वो इसे शीशे की तरह साफ कर देता है। हाँ, बताइए उसके बारे में। पहली स्थिति सोचिए, आप बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस नहीं आ रही, आप सोचते हैं आई होप द बस कम सून, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। यहाँ हैव बिन वेटिंग का मतलब है कि इंतजार 20 मिनट पहले शुरू हुआ था और अभी भी इसी पल चल रहा है। एक्शन अतीत से चलकर अब तक आ पहुंचा है। ठीक है, तो हैव बीन का कनेक्शन नाउ से है, इंतजार अभी जारी है। अब कहानी में बस आ जाती है, अब क्या होगा? अब सीन बदल गया। एट लास्ट द बस केम, आईड बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। आखिरकार बस आ गई, मैं 20 मिनट से इंतजार कर रही थी। अच्छा, यहाँ हैड बिन वेटिंग का मतलब है कि इंतजार का काम अब खत्म हो चुका है। कब खत्म हुआ? तब जब बस आए। वो 20 मिनट का इंतजार अतीत में शुरू हुआ और अतीत में ही बस के आने के साथ खत्म हो गया। उसका अब से कोई लेना देना नहीं है। वाओ, मतलब सिर्फ हैव और हैड का फर्क पूरी कहानी का टाइम फ्रेम बदल देता है। एक की कहानी वर्तमान में आकर सांस लेती है, दूसरे की कहानी अतीत में ही पूरी हो जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, एक का फोकस अब पर है, दूसरे का फोकस तब पर। चलिए अब एक और तुलना करते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा बारीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब हैड बीन आईएनजी और वाज आईएनजी के बीच का फर्क। यहां मैं हमेशा अटकता हूं। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। स्रोत वाला बारिश का उदाहरण फिर से लेते हैं। इट वॉजंट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, बट इट हैड बीन रेनिंग। इस बारीक अंतर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक फोटो और एक वीडियो की तरह सोचिए। ओके, फोटो और वीडियो समझाइए। जब हम कहते हैं इट वॉजंट रेनिंग व्हेन वी वेंट आउट, तो हम उस एक पल का स्नैपशॉट ले रहे हैं। वो एक सेकंड जब दरवाजा खुला और बाहर कदम रखा। उस क्लिक में, उस फोटो में बारिश नहीं हो रही। वॉज आईएनजी हमें अतीत के एक खास पॉइंट पर क्या चल रहा था उसका एक फ्रीज फ्रेम देता है। ठीक है, तो वॉजंट रेनिंग उस पल का स्नैपशॉट है, साफ तस्वीर। फिर हैड बीन रेनिंग क्या है? हैड बिन रेनिंग उस स्नैपशॉट से ठीक पहले की वीडियो क्लिप है। यह हमें बताता है कि दरवाजा खोलने से पहले क्या होता आ रहा था। भले स्नैपशॉट के पल में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जमीन गीली क्यों है? क्योंकि उससे ठीक पहले बारिश होने की वीडियो चल रही थी। तो एक तरह से वॉज रेनिंग का मतलब है तब हो रहा था, और हैड बीन रेनिंग का मतलब है तब तक होता आ रहा था। बिल्कुल, एक उस पल के एक्शन को बयान कर रहा है और दूसरा उस एक्शन के पीछे का कारण या बैकग्राउंड दे रहा है। हाँ, एक सीन का विवरण है, दूसरा सीन का संदर्भ। यही गहराई का फर्क है। अब एक जरूरी सवाल, क्या हम किसी भी वर्ब के साथ ये हैड बीन आईएनजी वाला जादू चला सकते हैं या कोई नियम भी है? नहीं, यहाँ एक जरूरी नियम है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाते हैं। कुछ क्रियाएं होती हैं जिन्हें आप इस कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, इन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, मतलब अवस्था या स्थिति बताने वाली क्रियाएं। स्टेटिव वर्ब्स मतलब वो क्रियाएं जो कोई एक्शन नहीं बल्कि एक स्टेट, एक अवस्था बताती है। एकदम सही। जैसे नो जानना, लाइक पसंद करना, बिलीव मानना, अंडरस्टैंड समझना। आप किसी को लगातार जान नहीं रहे होते, या तो आप उसे जानते हैं या नहीं जानते। ये एक अवस्था है, कोई एक्शन नहीं। तो अगर मुझे कहना हो कि हम सालों से एक दूसरे को जानते थे, तो मैं वी हैड बीन नोइंग ईच अदर फॉर इयर्स नहीं कह सकता। ये सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है। बिल्कुल नहीं कह सकते, ये गलत है, क्योंकि जानना एक अवस्था है। सही तरीका है पास्ट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करना। आप कहेंगे वी वर गुड फ्रेंड्स, वी हैड नोन ईच अदर फॉर इयर्स। वी हैड नोन।
हाँ, तो नियम यह है कि अगर क्रिया कोई एक्शन दिखा रही है, जैसे खेलना, लड़ना, इंतजार करना, तो हैड बीन आईएनजी का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर क्रिया कोई अवस्था बता रही है, जैसे जानना, पसंद करना, तो हैड ईडी का इस्तेमाल करें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है जो बातचीत को स्वाभाविक और सही बनाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कहेंगे? मेरे लिए तो सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सिर्फ एक ग्रामर का नियम नहीं है, ये असल में एक नैरेटिव डिवाइस है, एक कहानीकार का टूल है। बिल्कुल। जो हमें बाद में क्या हुआ को समझाने के लिए उससे ठीक पहले क्या हो रहा था कि एक पूरी दुनिया दिखा देता है। ये अतीत को 3D बना देता है। ये घटनाओं को सिर्फ एक लाइन में नहीं रखता कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, बल्कि ये एक घटना के भीतर दूसरी घटना की परतें जोड़ता है। ये सिर्फ क्या हुआ नहीं बताता, ये क्यों हुआ की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये वो अदृश्य धागा है जो गीली जमीन को बारिश से और गंदे कपड़ों को लड़ाई से जोड़ता है, और शहर के ज्ञान को वहां रहने के अनुभव से। ये अतीत को सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन नहीं बल्कि कारण और प्रभाव की एक चेन बना देता है। हाँ, और जब हम इस तरह से सोचते हैं तो हम भाषा को सिर्फ नियमों के तौर पर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औजार के तौर पर देखते हैं। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। अगली बार जब आप कोई फिल्म देखें या कोई कहानी पढ़ें तो उन पलों पर ध्यान दें जहां आपको किसी घटना का नतीजा तो दिखता है पर कारण नहीं, और फिर सोचें क्या उस छिपी हुई कहानी को, उस बैक स्टोरी को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करके एक ही वाक्य में बताया जा सकता था। किसी किरदार के थके हुए दिखने के पीछे क्या कहानी छिपी है? He had been working all night. किसी के अचानक खुश हो जाने के पीछे क्या वजह है? She had been waiting for that news for weeks. इन छिपी हुई कहानियों को ढूंढने की कोशिश कीजिए।